क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है कि कोई इंसान अपनी ज़िंदगी से परेशान हो जाए, जिसकी वजह से वो तंत्र विद्या से अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे और फिर अपनी सोल को किसी और के शरीर में भेज दे इसी तंत्र विद्या के थ्रू? अगर तुम लोगों को ये लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है तो शायद तुम गलत हो। आज का ये भयानक इंसिडेंट आपको कुछ ऐसा ही दिखाने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस इंसिडेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इंसिडेंट है बेंगलोर के एक कपल का। ये हमसे शेयर किया देव ने, और देव और स्मिता यही कपल हैं जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, और देव ने खुद ये हमसे शेयर किया। इस इंसिडेंट की शुरुआत हुई थी 2018 के आखिर में। ये इंसिडेंट है 2018 और 19 का, मतलब 2018 के आखिर से 2019 के शुरू तक ये इंसिडेंट चला। देव और स्मिता दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। देव यहाँ पे पहले से ही था और देव की ज्वाइनिंग के लगभग 1.5 साल के बाद स्मिता ने ज्वाइन किया था। स्मिता को एचआर ने देव के अंडर ही दिया था कि देव ही उसको काम समझाएगा और देव ही उसको सब कुछ बताएगा कि किस तरह से ऑफिस में काम करना है। अब धीरे धीरे स्मिता और देव एक साथ ही ऑफिस में काम करते थे। लगभग कुछ ही दिनों में देव स्मिता को पसंद करने लग पड़ा। स्मिता देखने में भी सुंदर थी और उसका नेचर भी काफ़ी अच्छा था, और देव स्मिता से ये कन्फेस भी करना चाहता था, लेकिन उसको डर था कि पता नहीं स्मिता उसके बारे में सेम सोचती है या नहीं, और इसी के चलते वो होल्ड कर रहा था। लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि स्मिता भी उसके बारे में सेम ही सोचती है। एक दिन हिम्मत करके देव ने अप्रोच किया, स्मिता को उसने प्रपोज किया, और दूसरी तरफ से उसको पता चला कि स्मिता भी उसके बारे में सेम ही सोचती है। इसके बाद दोनों ही रिलेशनशिप में आ गए। दोनों सेम कंपनी में काम करते थे और इनके लिए ये काफ़ी ईजी था। लेकिन एक चीज़ थी कि ये दोनों अलग अलग ही रहते थे। अभी भी दोनों ने साथ में रहने का अभी तक प्लान नहीं किया था, लेकिन इनके रिलेशनशिप को धीरे धीरे काफ़ी टाइम हो रहा था। लगभग 1 साल हो जाने के बाद इन्होंने प्लान किया कि ये अपनी फैमिलीज़ को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे, सो दैट वो इसके साथ प्रोसीड कर सके, आगे शादी वगैरह का सोच सके। लेकिन उससे पहले इन्होंने कुछ और भी प्लान किया था, एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए। ये चाहते थे कि ये घर वालों को बताने से पहले 15-20 दिन का एक ट्रिप लगाएं, जो कि किसी भी एरिया का हो, कोई ट्रैक वगैरह करें जहाँ पे ये इकट्ठे रहें, सो दैट ये एक दूसरे को जान सके, कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर सकें, और उसके बाद अपनी फैमिली को बताएं अपनी तरफ से एकदम श्योर होके। और इसी के चलते उन्होंने रिलेशनशिप में आने के लगभग 1 साल के बाद, जब 2018 का ये एंड का टाइम चला हुआ था, इसी ड्यूरिंग उन्होंने प्लान किया उत्तराखंड जाने का। ये जो इनका ट्रिप था ये था 15 से 16 दिन का ट्रिप, और इसमें उनका प्लान था कुछ ट्रैक करने का, लोकल एरियाज को एक्सप्लोर करने का, और वहाँ पे ही कुछ होटल्स में रहने का। तो जैसा उनका प्लान था 2018 के दिसंबर में वो उत्तराखंड की तरफ निकल गए। इंटरनेट के थ्रू उन्होंने काफ़ी चीज़ें पहले से ही एक्सप्लोर करके रखी थी, और उनका प्लान था कि वो मैक्सिमम जगहें खुद से ही एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन कुछ बड़े ट्रैक थे जो उन्होंने गाइड्स के साथ ही किए। लगभग ये 1-1.5 हफ्ता उनका बहुत बढ़िया निकला। 10 से 12 दिन होने के बाद उन्होंने एक विलेज में ही एक होम स्टे में रुकने का प्लान किया। ये जो होम स्टे था, ये जैसा मैंने आपको बताया एक विलेज में था, और इस एरिया में 2 चीज़ें थी। इनके होम स्टे के पीछे एक जंगल था छोटा सा, जो कि काफ़ी सुंदर लगता था डे टाइम में, और इस जंगल के पीछे एक दरिया था। अब यहाँ के जो पहाड़ी एरियाज़ के दरिया होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि वहाँ पे लोगों ने अपने नहाने के लिए पूल की तरह उसको बनाया होता है। मतलब जो बीच का एरिया होता है उसकी मिट्टी पत्थर इनको निकाल के साइड में लगा दिया होता है, सो दैट बीच का एरिया खाली हो जाए, ताकि वो गहरा भी हो नहाने के लिए। और जो उसके सराउंडिंग्स होती हैं उसमें वो मिट्टी और एक पत्थर इकट्ठे कर दिए जाते हैं, ताकि उस एरिया में पानी भी रुक जाए, और साइड्स का एरिया जो हो वो काफ़ी ऊपर हो, मतलब कि अगर इंसान बाहर आना चाहे तो वहाँ से आ सके। और इसी तरह का ये भी दरिया था जो कि इस जंगल के पीछे था। अब इन्होंने जैसे ही इस होम स्टे में रुकने का प्लान किया, वहाँ पे उन्होंने साइड्स की जगह को एक्सप्लोर करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले इस विलेज को एक्सप्लोर किया, और जब उन्होंने पूछा जो कि होम स्टे का ओनर था उससे कि यहाँ पे अच्छी जगह कौन सी है सनसेट देखने के लिए, तो इस ओनर ने उनको इसी दरिया के बारे में बताया। ये जो दरिया था, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा जंगल क्रॉस करके था। तो उन्होंने प्लान किया और ये 4-4:15 के अराउंड चले गए इस दरिया की तरफ। जंगल से होके ये व्यू बहुत सुंदर था, और वहीं दूसरी तरफ देव ने कुछ बियर्स वगैरह भी ले ली, क्योंकि वो चाहता था कि चिल करते हुए बियर पीना। और दूसरी तरफ स्मिता इन चीज़ों से अभी दूर ही थी। खैर, ये दोनों इस दरिया के किनारे पहुंचे। व्यू सच में बहुत सुंदर था, लेकिन फॉर्चुनेटली उनके अलावा वहाँ पे कोई था नहीं। और उन्होंने बताया जो होम स्टे वाले थे कि मोस्टली लोग यहाँ पे आते भी कम हैं,
क्योंकि ये जो एरिया था ये ज़्यादा एक्सप्लोर हुआ भी नहीं था और विलेज के लोग वैसे भी इसी एरिया में रहते थे, इसलिए वो ज़्यादा उन जगहों पे घूमते भी नहीं थे। उनको इस तरह की चीज़ें देखना ज़्यादा उनके लिए नई बात नहीं थी। तो इसी के चलते सिर्फ वो दोनों ही वहाँ पे थे। दोनों काफ़ी अच्छे से व्यू को एंजॉय कर रहे थे। देखते ही देखते स्मिता पानी में कूद गई नहाने के लिए, क्योंकि उसको ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो उसने इंजॉय करने के लिए नहाना शुरू कर दिया। हालांकि पानी काफ़ी ठंडा था, लेकिन वो ये चीज़ फिर भी इंजॉय कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ देव पानी के किनारे ही बैठा हुआ था। वो नहाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, बस वो अपनी बियर पी रहा था, सनसेट देख रहा था और आराम से रिलैक्स कर रहा था। अब इतने में ही स्मिता थोड़ी ही देर में ठंड से शिवर करने लगी, तो वो किनारे की तरफ आ गई जिस तरफ ये मिट्टी और पत्थर इकट्ठे किए होते हैं। और वहाँ पे कभी कभार जो पानी में बह के चीज़ें आती हैं वो भी रुक जाती हैं, फंस जाती हैं इन पत्थरों की वजह से। स्मिता जैसे ही इस एरिया में पहुंची तो उसने कुछ बहुत अजीब देखा। स्मिता जैसे ही किनारे पे पहुंची उसने देखा वहां पे एक औरत की कटी हुई चोटी गिरी हुई थी। स्मिता ने जैसे ही देखा तो देखने में क्लियरली लग रहा था कि वो किसी ओल्ड एज्ड लेडी की चोटी थी। वो जो बाल थे वो वाइट थे और जैसा मैंने आपको बताया क्लियर दिख रहा था कि वो किसी ओल्ड एज्ड लेडी की है। तो स्मिता ने मजाक में इस चोटी को उठाया और उसने उसको देव की तरफ फेंक दिया, ये बोलते हुए कि सांप सांप सांप, जैसे हम खेलते हैं यूजुअली या फिर किसी को डराते हैं इन चीज़ों से। दूसरी तरफ देव का रिएक्शन सच में थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि वो पहले समझ ही नहीं पाया कि ये है क्या। जब उसने ढंग से देखा तो उसने वो चोटी देखी। हाँ, उसी ड्यूरिंग 2018 में ही स्त्री मूवी भी आई थी। उसका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा इसी तरह का था, लेकिन देव जानता था कि अगर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट कहीं से उठाया है, लिखा है, तो सच में इसके बारे में कुछ ना कुछ तो सच ज़रूर होगा और ये कहीं ना कहीं पैरानॉर्मल चीज़ से रिलेट ज़रूर करता है। और देव उसको देख के सच में थोड़ा डर गया था। तो वो स्मिता को इंसिस्ट करने लगा कि चलो यहाँ से चलते हैं, ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, ये सेफ़ नहीं है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। लेकिन उस ड्यूरिंग सनसेट हो रहा था और स्मिता चाहती थी कि वो वहीं पे रुके। उसने देव को बहुत सारे रीजंस देने शुरू कर दिए इसके। उसने सोचा क्या पता किसी ने हेयर कट करवाया हो और सैलून वाले ने ये बाल, जो भी कचरा होता है, ये इस दरिया में फेंक दिया हो, जहाँ से बह के ये यहाँ पे पहुँच गया हो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था कि किसी ने अगर बाल कटवाए भी होते तो वो चोटी की तरह ही क्यों होती, वो बाल खुले होते, मोस्ट प्रोबेबली इस तरह से होता। लेकिन ये चोटी की चोटी ही बह के वहाँ पे आ गई थी। ये चीज़ सच में थोड़ी अजीब तो थी, जो स्मिता को अभी तक अजीब नहीं लगी थी। लेकिन दूसरी तरफ देव बहुत डर गया था और उसने बार बार उसको इंसिस्ट किया, जिस वजह से वो दोनों सनसेट के होने से पहले ही अपने होम स्टे में चले गए। वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ के बारे में किसी से शेयर नहीं किया और दूसरी तरफ वो खुद भी अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल बैठे थे। उन्होंने जाके फिर से चिल किया, अपना म्यूज़िक वगैरह चलाया, डांस किया, उसके बाद डिनर करके वो दोनों सो गए। उनको पता नहीं था कि शायद कोई मुसीबत उन पे आने वाली है। खैर, इसके बाद ये रात उनकी बहुत बढ़िया निकली। अभी 2 दिन उन्होंने यहीं पे रुकना था, इसी होम स्टे में, क्योंकि पास में जो विलेज था उसी के सराउंडिंग एक ट्रैक था छोटा सा, मतलब एक प्रॉपर रास्ता बना हुआ था जिसके लिए उनको किसी गाइड की ज़रूरत नहीं थी। तो उन्होंने प्लान किया था अगले दिन वो ये वाला ट्रैक करेंगे और उसके अगले दिन मॉर्निंग में वो ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकल जाएंगे। इस तरह का उनका प्लान था। तो ये पिछले दिन जो ट्रैक वाला टाइम था वो वाला टाइम था। अगले दिन वो सुबह उठे, उन्होंने खाना वाना खाया और उसके बाद जैसा उनका ट्रैक का प्लान था वैसा उन्होंने किया। ये ट्रैक पे उन्होंने जाना शुरू किया। लेकिन अभी देव ने नोटिस किया कि स्मिता में कुछ तो अजीब ज़रूर है, क्योंकि उसने देखा कि स्मिता अभी तक उन्होंने जो भी ट्रैक किए थे, जहाँ पे वो चल रहे थे, स्मिता पीछे ही चली थी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। वो काफ़ी थकी हुई रहती थी और हर 10-15 मिनट में उसको रेस्ट लेनी पड़ती थी। लेकिन इस ट्रैक के ड्यूरिंग स्मिता देव से काफ़ी आगे चली हुई थी और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी। ऐसे देखने में लग रहा था कि जैसे स्मिता शहर से आई हुई लड़की नहीं बल्कि इसी गाँव की लड़की हो, जो रोज़ ये चीज़ें करती है और काफ़ी यूज्ड टू है इन चीज़ों की। ना वो थकी हुई लग रही थी और ना ही उसको रेस्ट लेने की ज़रूरत थी। वो बहुत स्पीड से जा रही थी और बहुत आराम से ये ट्रैक कर रही थी। वहीं देव ने उससे पूछा कि क्या हुआ, आज तुझे थकावट नहीं हो रही? तो वहीं स्मिता ने उसको रिप्लाई दिया कि थकावट किस चीज़ की, नॉर्मल सा तो ट्रैक है, ये तो रोज़ का काम है। ये चीज़ देव को थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वो अभी भी समझ नहीं पाया था कि स्मिता के साथ हुआ क्या है। उसको लग रहा था कि क्या पता हमने रेस्ट वगैरह प्रॉपर ले ली है, थोड़ा हम पिछले कल वो सनसेट वाला एरिया देख के भी काम हो गए थे, तो शायद उसका दिमाग फ्रेश हो गया और इस वजह से वो इतनी एक्टिव लग रही हो। खैर, इन्होंने ये ट्रैक कंटिन्यू रखा। सुबह ये निकले थे और लगभग 2 से ढाई घंटे में ये अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए, जहां पे उन्होंने थोड़ी देर बैठना चाहा। अब थोड़ी देर बैठने के बाद जैसे ही देव पानी पीने लगा तो उसकी बोतल खाली थी और वो अपने में ही बात कर रहा था अभी खुद से ही कि यार पानी भी खत्म हो गया। जैसे ही स्मिता ने उसको देखा तो स्मिता ने उसको बोला कोई बात नहीं, यहाँ पे साइड में ही एक नेचुरल रिसोर्स है वाटर का। मतलब पहाड़ों पे इस तरह से होता है कि ज़मीन खोदी हुई होती है और खुद ही ज़मीन के अंदर से पानी आता रहता है और वो जो स्पेस होता है वो अपने आप भर जाता है और ये पानी एकदम नेचुरल होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है।
और इसी तरह का ये एक स्पेस बना हुआ था। और ये जो स्पेस बना हुआ था, जिस तरफ से वो चढ़ के पहाड़ पे आए थे उसके ऑपोजिट साइड बना हुआ था, मतलब जो जगह उन्होंने कभी देखी तक नहीं थी। स्मिता देव को अपने साथ उसी साइड लेके गई। पहाड़ थोड़ा सा उन्होंने उतरा ही था कि वहाँ पे सच में एक नेचुरल रिसोर्स था वाटर का। अब देव को फिर से समझ नहीं आया कि स्मिता को इस चीज़ के बारे में कैसे पता, लेकिन जब देव पहाड़ पे बैठा हुआ था थक के, तो स्मिता फिर भी रोम कर रही थी इस पहाड़ पे ही ऊपर ही। तो देव ने उसको पूछा कि तुझे कैसे पता इस रिसोर्स के बारे में। तो फिर से स्मिता ने इस बात को घुमा दिया, ये कह के कि मैं थोड़ी देर पहले यहीं पे घूम रही थी तो उसी ड्यूरिंग मैंने देख लिया था। लेकिन देव बहुत ही ज़्यादा श्योर था, उसने स्मिता को उस एरिया की तरफ जाते हुए देखा ही नहीं था। हालांकि स्मिता रोम कर रही थी इसी पहाड़ पे, लेकिन उस तरफ वो बिल्कुल भी नहीं गई थी। फिर उसको इस सब के बारे में कैसे पता था? देव के दिमाग में बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें आ रही थी, लेकिन वो खुद को समझा रहा था कि सब नॉर्मल है। लेकिन फिर भी देव का दिमाग उसी तरफ जा रहा था कि कुछ शायद स्मिता के साथ अजीब हो गया है। तो उसने फिर से फटाफट से इंसिस्ट करना शुरू किया स्मिता को कि वापस चलते हैं, इट्स इनफ। और स्मिता ने भी उसकी बात मानी और दोनों फिर से वापस अपने होटल की तरफ आ गए। लगभग शाम तक वो वापस अपने रूम में पहुंचे, लेकिन स्मिता अभी भी काफ़ी एक्टिव लग रही थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि स्मिता बहुत ज़्यादा थकी है या फिर उसको किसी भी तरह का जो टायर्डनेस है उसके फेस पे दिखे। बिल्कुल एक्टिव दिख रही थी स्मिता, जैसे वो अभी भी फिर से पहाड़ चढ़ सकती है। और ये स्मिता में चेंज था एक तरह का, जो देव ने आज तक नहीं देखा था। देव उससे बार बार बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जो स्मिता थी वो उससे उस वे में बात नहीं कर रही थी जैसे वो पहले किया करती थी। थोड़ा अजीब सा, थोड़ा वियर्ड सा बिहेव था स्मिता का। और वहीं स्मिता को देख के ये भी लग रहा था कि शायद वो देव से बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो खुद में ही खोई खोई रह रही थी। देव ये सोच के रिलैक्स था कि कल हम फाइनली वापस घर चले जाएंगे। हो सकता है कि इस जगह पे आए हमें काफ़ी दिन हो गए, जिस वजह से इसको होम सिकनेस हो रही हो और शायद तभी ये इस तरह का रिएक्ट कर रही है। खैर, उन्होंने फिर से डिनर वगैरह किया, देव ने फिर से ड्रिंक्स वगैरह की और दोनों सो गए। अब अगले दिन देव की आंख खुली सुबह लगभग 5-5:15 बजे के अराउंड। और स्मिता इस तरह की लड़की थी कि वो लेट मॉर्निंग तक सोती रहती थी, मतलब 10-11 बजना बेड पे ही उसके लिए नॉर्मल सी बात थी, छुट्टियों में स्पेशली। ऑफिस की ड्यूरिंग तो ऑब्वियसली जल्दी उठना पड़ता था, लेकिन जब से वो इस ट्रिप पे आई थी वो लेट ही उठती थी मॉर्निंग में। और हमेशा से स्मिता का नेचर इसी तरह का था, लेकिन इस सुबह स्मिता बेड पे थी ही नहीं। देव को थोड़ा सा फिशी लगी चीज़ें। वो फटाफट से उठा और उसने सोचा शायद स्मिता वॉशरूम में होगी, लेकिन फिर भी वो कंसर्न था, इसके लिए उसने वॉशरूम को नॉक करना शुरू किया, आंखें रब करते करते ही, क्योंकि अभी मॉर्निंग हुई भी नहीं थी ढंग से और देव की आंख भी ढंग से नहीं खुली थी। लेकिन जैसे दरवाज़ा नहीं खुला तो देव ने देखा कि दरवाज़ा बाहर से ही लॉक्ड था, मतलब वॉशरूम के अंदर स्मिता का होना पॉसिबल ही नहीं था। उसको थोड़ा सा और अजीब लगना शुरू हुआ। फिर वहाँ से देव बालकनी की तरफ गया, ये सोच के कि क्या पता शायद वो मॉर्निंग व्यू देख रही हो, क्योंकि आज आखिरी डे है हमारा, तो शायद इस वजह से वो बाहर खड़ी हो। लेकिन जैसे ही देव बालकनी में पहुंचा, स्मिता वहाँ पे भी नहीं थी। फिर अब देव की आंखें पूरी तरह से खुल चुकी थी। वो डर भी गया था कि आखिरकार स्मिता गई कहाँ, तो उसने स्मिता को कॉल करना चाहा। जैसे उसने कॉल की तो स्मिता का जो फ़ोन था वो बेड पे ही पड़ा हुआ था। वो जहाँ भी गई थी अपना फ़ोन लेके ही नहीं गई थी। देव वहाँ से भागता हुआ नीचे की तरफ गया। जैसे देव इस होम स्टे की एग्जिट पे पहुंचा तो वहाँ पे कुछ लोकल लोग थे जो कि इस होम स्टे की देख रेख करते थे। तो देव ने उनको पूछा कि उन्होंने मैडम को देखा या नहीं जो उसके साथ आई हुई थी। तो उन्होंने बताया कि हाँ, थोड़ी देर पहले उन्होंने उसको जाते हुए देखा, जंगल की उसी तरफ जिस तरफ वो नहाने गए थे। देव भागता हुआ गया। उसको समझना है कि स्मिता ऐसा वियर्ड सा बिहेव क्यों कर रही है, और अगर उसको कहीं भी जाना होता तो वो देव को भी अपने साथ जाने के लिए बोलती ही बोलती। वो पहले भी काफ़ी डरपोक थी और ऐसे जंगल जैसे एरिया में वो जाना खुद से अकेले प्रेफर भी नहीं करती, खासकर जब वो पहाड़ी एरिया हो। लेकिन इस सुबह जब सुबह भी ढंग से नहीं हुई थी, वो खुद से अकेली ही चली गई थी उस तरफ। देव भागता हुआ वहाँ पे पहुँचा। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा तो उसने देखा स्मिता उसी दरिया के किनारे वहीं पे बैठी हुई थी और वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी, सिर्फ पानी को देखे जा रही थी। देव को समझना है कि हुआ क्या है। उसने स्मिता को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाना शुरू किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि स्मिता जैसे पानी में ही खो चुकी है। वो कुछ सुन नहीं रही थी, वो किसी और तरफ देख भी नहीं रही थी। देव ने उसके पास जाकर उसको ज़ोर से हिलाया, तभी ऐसा लगा कि जैसे स्मिता एक तरह से होश में आई हो। उसने स्मिता को पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन दूसरी तरफ से स्मिता का जवाब बहुत फॉर्मल सा था कि कुछ नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा घूम आऊँ, और घूमती घूमती मैं यहाँ पे पहुँच गई। लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि स्मिता को नींद ना आ रही हो इस वजह से वो वहाँ पे पहुँच गई हो। वो बालकनी में घूम सकती थी जो कि काफ़ी बड़ा एरिया था, वो सराउंडिंग में घूम सकती थी होम स्टे के जो कि खाली एरिया था, पार्किंग वगैरह बहुत सारी थी वहाँ पे। लेकिन उसने चूज़ किया तो यही दरिया जहाँ पे वो पहले नहा रहे थे और जहाँ पे उनके साथ वो चोटी वाला इंसिडेंट हुआ था। खैर, देव के दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी,
लेकिन अभी तक उसने ये होम स्टे वालों से शेयर नहीं किया या फिर किसी भी लोकल इंसान से शेयर नहीं किया। वो स्मिता को लेके वापस निकलने लगा। उन्होंने अपनी पैकिंग की, लंच किया और वापस वो बैंगलोर की तरफ निकल गए। अब वापस बैंगलोर पहुंचने के बाद स्मिता का जो बिहेवियर था वो और भी ज़्यादा चेंज होने लग पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि शायद वो देव में इंटरेस्टेड कम रही है, देव से वो बातें ज़्यादा नहीं करना चाहती थी, और वहीं वो ऐसा कोशिश करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस के लोगों के साथ, स्पेशली जो मेल हैं उनके साथ इंडल्ज हो, किसी कन्वर्सेशन में, किसी बात पे, या फिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहती थी। पिछले लगभग 1-1.5 साल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। देव को ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ था और ऑफिस में इनफैक्ट सब जानते थे कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। स्मिता बहुत ही ज़्यादा डिसेंट लड़की थी जो कि देव के सिवा कहीं और देखती भी नहीं थी, लेकिन आते ही उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया था। देव उसको समझाने की कोशिश करता था, बात करने की कोशिश करता था, लेकिन उसको लगता था कि स्मिता उसकी बातों को टाल रही है या फिर उसको ढंग से सुन नहीं रही है। कभी कभार तो उसने बिना इंटीमेशन के ऑफिस ही नहीं आना। जब देव उसको कॉल करने की कोशिश करता था तो वो अपनी कॉल भी नहीं उठाती थी, और क्लियर था कि वो कुछ ना कुछ तो अजीब उसके दिमाग में चल रहा था, कुछ ना कुछ तो अजीब वो सोच रही थी या फिर उसके साथ कुछ हो गया था जो कि शायद बहुत भयानक था और देव ने सोचा तक नहीं होगा। अब जैसे ही स्मिता ऑफिस आई अगले दिन, तो देव ने प्लान किया कि वो उसके साथ ही उसके फ्लैट में जाएगा रात को। वो बैठ के बात करेंगे कि इस रिलेशनशिप को आगे किस तरह से लेके जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली वो चाहते थे फैमिली से मिलना, एक दूसरे की फैमिली से बात करना, और इसी के रिगार्डिंग वो चाहता था कि वो बात करें। लेकिन स्मिता ने मना कर दिया देव को साथ चलने के लिए, ये बोल के कि जो उसके ऑनर्स हैं वो आए हुए हैं और वो अलाउ नहीं करते किसी मेल को उनके फ्लैट पे आना। देव वो बात समझ गया, लेकिन फिर भी देव ने उसको काफी इंसिस्ट किया कि हम फैमिली से मिलते हैं, मेरी फैमिली से तेरा मिलना जरूरी है और मैंने अपनी फैमिली में तेरे बारे में बता दिया है। ये सुनने के बाद स्मिता उसकी बात मान गई, लेकिन स्मिता ऐसा लग रहा था कि इस चीज से खुश नहीं है। खैर, अब वो दिन आया जब देव अपनी फैमिली से मिलाने स्मिता को लेके गया, लेकिन स्मिता का बिहेवियर उनकी टुवर्ड्स भी बहुत डिफरेंट सा था। ऐसा लग रहा था कि वो उनसे बात नहीं करना चाहती है या फिर वो उनसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो थोड़ी सी मीन थी, थोड़ी सी रूड थी उनके साथ। देव को समझना है कि हुआ क्या है। उत्तराखंड जाने से पहले तक वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थी और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी देव के पेरेंट्स से मिलने के लिए, लेकिन मिलने के बाद या फिर जब मिल रही थी तो वो इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रही थी। वहीं उसके बिहेवियर में वैसे भी काफ़ी चेंज आ गया था। इसके बाद देव बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ और उसने बोला कि वो उसी रात को स्मिता के साथ उसके फ्लैट में जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो बात करना चाहता है कुछ। असल में देव के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। वो चाहता था कि अगर चीज़ें यहाँ पे सॉर्टेड नहीं होती हैं तो वो इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दे, क्योंकि वो कहीं भी नहीं जा रहा था इस तरह से जिस तरह से स्मिता ने बिहेव करना शुरू कर दिया था। और फोर्सफुली वो स्मिता के फ्लैट में चला गया। जैसे वो वहाँ पे पहुँचा तो उसने देखा ऑनर्स का जो दरवाज़ा था वो लॉक्ड था, वो आए ही नहीं थे और स्मिता अकेली ही अपने फ्लैट पे रह रही थी। लेकिन फिर उसको क्या प्रॉब्लम थी कि देव उसके फ्लैट पे आए। खैर, उन्होंने डिनर वगैरह किया और फिर उसके बाद उन्होंने बात करना शुरू किया। देव उसको काफ़ी समझा रहा था, लेकिन ऐसा उसको स्मिता को देख के लग रहा था कि स्मिता में कोई और ही इंसान है जो देव को ढंग से सुन नहीं रहा और शायद उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। देव थोड़ा सा गुस्से में स्मिता से बात करने लगा। स्मिता ने जैसे ही देव को इस तरह से बात करते देखा तो उसको भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने जो अलमीरा थी उसको बहुत ज़ोर से पुश किया। ये अलमीरा नीचे गिर गई और इसका वेट बहुत ही ज़्यादा था। ये पॉसिबल ही नहीं था कि स्मिता अकेली उसको नीचे गिरा सके। जैसे उसने अलमीरा को नीचे गिराया तो उसने बहुत ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया और ऐसा लग रहा था कि वो शायद देव को डांट रही है या फिर डरा रही है। लेकिन ये जो लैंग्वेज थी ये हिंदी या इंग्लिश नहीं थी, ये उत्तराखंड की लोकल लैंग्वेज थी जो कि ना देव को आती थी ना स्मिता को आती थी। लेकिन देव ने जब होम स्टे लिया था उत्तराखंड में तो लोगों को बात करते सुना था और वो रिलेट कर पा रहा था कि ये लैंग्वेज वही थी जिस लैंग्वेज में वो लोग बात कर रहे थे, और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड था कि किस तरह से स्मिता को ये लैंग्वेज आती है। खैर, इसके बाद बहुत मुश्किल से देव ने स्मिता को थोड़ा सा रिलैक्स किया। वो समझ गया था कि स्मिता के साथ कुछ ना कुछ तो अजीब ज़रूर चल रहा है और इसी के चलते उसने अगले दिन एक अपॉइंटमेंट रखवाई। ये अपॉइंटमेंट थी एक साइकाइट्रिस्ट के साथ, क्योंकि वो समझ गया था कि शायद मेंटली स्मिता थोड़ी सी परेशान है या फिर थोड़ी सी बीमार है। इसी के चलते वो उसको साइकाइट्रिस्ट के पास लेके गया। जब उन्होंने बताया कि इस तरह से वो एक ट्रिप पे गए थे जहाँ से वापस आने के बाद उनके साथ ये चीज़ें शुरू हुई, तो जो ये साइकाइट्रिस्ट था इसने भी उनको यही बताया कि समटाइम्स होता है कि कभी कभार अगर हम कहीं जाके आते हैं तो वहाँ की वाइब हमारे साथ आ जाती है। उसी तरह का शायद कुछ स्मिता के साथ है। उसने उसको कुछ मेडिकेशन वगैरह बताई और ये बोला कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ स्मिता में कोई चेंज आ ही नहीं रहा था। इसी चीज़ के चलते देव भी बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वो फंस गया था एक तरह से, ना वो स्मिता को छोड़ पा रहा था ना उसके साथ रह पा रहा था।
शादी की दोनों की उम्र हो रही थी और उसके घर वाले भी स्मिता से मिलके ज़्यादा खुश नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ वो स्मिता से काफ़ी प्यार करता था और उसके लिए कंसर्न्ड भी था, और इसी के चलते उसने स्मिता की फैमिली को इस चीज़ के बारे में बताया, किस तरह से स्मिता के साथ चीज़ें हो रही हैं और उसको बेटर होगा आप छुट्टी लेके यहाँ से घर ले जाएं, सो दैट कोई उसका ध्यान रख सके और वो कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। स्मिता की फैमिली भी स्मिता से काफ़ी प्यार करती थी और देव के बारे में भी स्मिता ने उनको बताया था थोड़ा बहुत। इसी के चलते स्मिता की फैमिली आई और वो स्मिता को अपने साथ ले गए अपने घर। लेकिन घर जाने के बाद भी जो स्मिता का बिहेवियर था उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा था। सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी कि उत्तराखंड की जो लोकल लैंग्वेज है, जिसके बारे में स्मिता को शायद आइडिया तक नहीं होगा, वो इतनी क्लियर, इतना फ्लुएंट उसको कैसे बोल पा रही थी, स्पेशली जब वो देव के साथ उस दिन एक आर्ग्यूमेंट में इंडल्ज हुई थी। खैर, इसके बाद उसकी मॉम की भी देव को बहुत फ्रीक्वेंटली कॉल आती रहती थी कि वो कभी कभी ऐसे ही अजीब सा बिहेव करती है और जब भी उसको गुस्सा आता है तो वो अक्सर अजीब ही लैंग्वेज में बात करती है। इनफैक्ट उसकी वॉइस टोन तक डिफरेंट हो जाती है। स्मिता की फैमिली ये समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। उन्होंने देव को भी इसके बारे में बताया। देव ने उनको बताया कि कोई बात नहीं, आप ध्यान रखो, थोड़ा जो उसकी मेडिकेशन वगैरह चल रही है उसको चला के रखो, प्रॉबेबली वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा था नहीं और कुछ इन सब चीज़ों से भयानक बढ़ के अभी होने वाला था स्मिता और देव के साथ। ये सारी कन्वर्सेशन होने के बाद लगभग 1-1.5 हफ्ता स्मिता की फैमिली से देव को कॉल नहीं आती है। सीधा 1-1.5 हफ्ते के बाद कॉल आती है और स्मिता की मॉम देव को बताती हैं कि स्मिता घर से भाग गई है, उनको वो कहीं पे भी नहीं मिल रही और वो उसको कॉल करने की भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसका नंबर भी नहीं लग रहा, वो कॉन्टिन्यूसली स्विच्ड ऑफ आ रहा है। वो चाहते हैं पुलिस में कंप्लेंट करना, लेकिन देव उनको बोलता है कि उसको मोस्ट प्रोबेबली आइडिया है कि स्मिता कहाँ जा सकती है। वो चाहता था कि वो थोड़ा सा होल्ड कर लें पुलिस में कंप्लेंट करने से पहले। तो देव ने इसकी इमीडिएटली बाद जो होम स्टे था उनका उत्तराखंड वाला, उस पर कॉल किया पूछने के लिए कि स्मिता का वहाँ पे कुछ आइडिया है या फिर स्मिता वहाँ पे आई है या नहीं। और उन होम स्टे वालों ने बताया कि सच में स्मिता वहीं पे थी और वो थोड़ी देर पहले ही वहाँ पे पहुँची थी। लेकिन ये सब हुआ कैसे किसी को नहीं पता था और क्यों हुआ ये तक कोई नहीं जानता था। देव ने इसकी इमीडिएटली बात स्मिता की मॉम को बताया क्योंकि उनकी भी स्मिता लायबिलिटी थी। देव स्मिता की मॉम को लेके उत्तराखंड के उसी होम स्टे पे पहुंचा। जब वो वहां पे पहुंचा तो उन्होंने देखा कि स्मिता होम स्टे पे फिर से नहीं थी, वो उसी दरिया के किनारे वहीं पे बैठी हुई थी उसी वे में। खैर, स्मिता की माँ और देव वहां पे पहुंचे। उन्होंने स्मिता को वहां से हिलाया और उठा के ज़बरदस्ती उस होम स्टे में लेके गए वापस से। वो समझ गए थे कि कहीं ना कहीं से, स्पेशली देव समझ गया था कि कहीं ना कहीं से वो जो चोटी वाला इंसिडेंट था वहीं से ये सब कुछ शुरू हुआ था, क्योंकि वो उसी जगह पे तब गए थे और वहीं से स्मिता के साथ ये चीज़ें हो रही थी। तो देव जानता था कि इस चीज़ का सोल्यूशन जो हो सकता है वो मोस्ट प्रोबेबली इन होम स्टे वालों के पास ही हो सकता है। तो देव ने उन होम स्टे वालों को बताया कि इस तरह से हम गए थे और वहाँ पे एक चोटी पड़ी हुई थी, स्मिता उसी पानी में नहा रही थी और उसने उस चोटी को टच भी कर लिया था, इनफैक्ट उठाया भी था। तो क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ से रिलेटेड है या फिर कहाँ से हो सकती है, या फिर उसके बारे में कुछ भी अगर वो जानते हो तो? बहुत शॉकिंगली होम स्टे वालों ने कुछ बताया देव और स्मिता की माँ को। उन्होंने बताया कि रिसेंटली उन्हीं के गांव में एक बूढ़ी औरत ने सुसाइड कर लिया था और इसी ड्यूरिंग जो उसके बाल थे वो कटे हुए थे, मतलब जो उसकी चोटी थी वो कटी हुई थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो चोटी है कहाँ पे। अब वो समझ गए थे कि कहीं ना कहीं से कि चोटी जो थी वो रिलेटेड उसी लेडी से थी जिसने अपनी जान दे दी थी, लेकिन किस तरह से रिलेटेड थी और इसका स्मिता पे क्या इफेक्ट पड़ रहा था, क्यों इफेक्ट पड़ रहा था, ये किसी को नहीं पता था। वहीं जो होम स्टे वाले थे वो जानते थे कि ये कहीं ना कहीं से तंत्र मंत्र इन चीज़ों से रिलेटेड है और कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल होना शुरू हो गया है स्मिता के साथ। इसी के चलते उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि उनको हरिद्वार जाना चाहिए, जहाँ पे बहुत सारे अघोरी होते हैं और वही आपकी इस चीज़ का सोल्यूशन कर सकते हैं, अगर आप उनको समझा पाओ कि असल में स्मिता के साथ क्या हो रहा है। तो ये सब होने के बाद देव और स्मिता की माँ जैसे ही स्मिता को होम स्टे से हरिद्वार की तरफ लेके जाने लगे थे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद स्मिता को समझ आ गया कि वो कहाँ उसको लेके जा रहे हैं और शायद जो चीज़ स्मिता पे इफेक्ट कर रही थी, जिस चीज़ की वजह से स्मिता के साथ ये सब कुछ होना शुरू हो गया था, वो इसके लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। तो वो होम स्टे में ही उसने चीखना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया बहुत ज़ोर ज़ोर से। और जो वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी या फिर उनको रेजिस्ट कर रही थी, वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में ही बोल रही थी। ये उनको उन होम स्टे वालों ने ही बताया कि वो चीख रही है कि मैं नहीं जाना चाहती, मुझे मत लेके जाओ, मैं खुश हूँ, मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ, इस तरह की बहुत सारी बातें बोल रही थी।
अब स्मिता की माँ फिर से बहुत परेशान थी। देव ने हालांकि ये रूप पहले भी स्मिता का देखा था, लेकिन स्मिता की माँ ने अभी तक स्मिता को ऐसे नहीं देखा था। और ये जो होम स्टे वाले थे ये समझ गए थे कि कहीं ना कहीं से वो बूढ़ी औरत का लेना देना कुछ ना कुछ तो स्मिता से जरूर है। खैर जैसे तैसे उन्होंने स्मिता के हाथ पैर बांधे और उसको गाड़ी में अपने साथ बैठाया। और इस सारी हसल के ड्यूरिंग वो होम स्टे से ही एक इंसान को लेके गए जो कि हरिद्वार में कुछ अघोरियों को जानता था। अब वो वहां पे पहुंचे और वो इंसान उनको सीधा इस अघोरी के पास लेके गया। उन्होंने सारा मैटर बताया कि इस तरह से इनके साथ चीज़ें हो रही हैं और ये जो लड़की है ये अजीब सा बिहेव करना शुरू कर चुकी है तब से ही, जब से उसने इस चोटी को टच किया था, या फिर तब से ही जब वो वहाँ उस दरिया के किनारे गए थे। तो ये जो अघोरी था इसने स्मिता को अपने पास बैठाया और उसने एक पूजा करना शुरू कर दिया। ये जो पूजा का प्रोसीजर था ये देखने में बहुत भयानक लग रहा था। ये रात के समय सब कुछ हो रहा था और देव ने बताया कि ये सारा का सारा इंसिडेंट जो था, ये सारा का सारा जो सिनेरियो बना हुआ था, ये बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल हो रखा था। मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ कभी भी नहीं देखा था। थोड़ी ही देर बाद अघोरी ने कुछ चीज़ें बताना शुरू की। अघोरी ने बताया कि ये जो औरत है जिस वजह से स्मिता ये सारी चीज़ें कर रही है या फिर जिसकी उसने चोटी उठाई थी, वो उसी दरिया के पास रहने वाली एक गाँव की औरत थी जिसने अपनी जान दे दी थी। ये चीज़ ये जो होम स्टे वाला आया था या फिर देव वगैरह गए थे, इन्होंने उसको नहीं बताई थी। उसने खुद से बताया कि उस औरत ने अपनी जान दे दी थी। असल में वो तंत्र मंत्र ये सारी विद्याएं जानती थी, काला जादू, वो शैतान की पूजा करती थी, ये तक उसने बताया। लेकिन उस औरत को ये प्रॉब्लम थी कि जो भी उसके सराउंडिंग की यंग लड़कियां थी उनको देख के वो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती थी। मतलब वो चाहती थी कि वो उनकी तरह यंग दिखे, लेकिन एज पे किसी का भी कंट्रोल नहीं होता। और इसी के चलते वो शैतान की पूजा भी करती थी। वो असल में कुछ इसी तरह की विधि करना चाहती थी कि शायद जो कुछ भी उस औरत ने किया वो सारा कुछ इसी प्रोसीजर से रिलेटेड था। शायद उस शैतान के थ्रू ही उस तक ये चीज़ें पहुंची होंगी कि उसको अपनी जान देनी होगी, वो भी अपनी चोटी को काट के पानी में बहा के, बहते हुए पानी में बहा के, सो दैट किसी ना किसी लड़की में जो यंग दिखती हो, सुंदर हो, उसमें उसकी सोल ट्रांसफ़र हो जाए और वो इसी तरह से फॉरएवर यंग रह सके और इसी चीज़ को कंटिन्यू कर सके आगे। और शायद उसी का शिकार स्मिता हो गई थी। इसी के चलते उस बूढ़ी औरत ने ये सारी विधियां की थी जिसमें स्मिता फंस गई थी और उसी में शायद उसकी सोल आ गई थी जो स्मिता से अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ करवा रही थी। और उसके बाद इसी अघोरी ने स्मिता की ये पूजा करना शुरू की। ये जो पूजा थी ये पूरी रात चली और बहुत भयानक थी। उस अघोरी ने अपने साथ कुछ और अघोरियों को भी वहां पे बिठाया। लगभग 7 अघोरी इकट्ठे मिलके ये पूजा कर रहे थे। उन्होंने एक्चुअल में ये जो सोल थी, ये जो आत्मा थी उस बूढ़ी औरत की, उसको लूर किया और इस सारे प्रोसीजर के लिए उन्होंने वहाँ पे एक अननोन डेड बॉडी पड़ी हुई थी उसका यूज़ किया। एक्चुअल में जो स्मिता के अंदर ये जो सोल थी इस लेडी की, उसको उन्होंने लूर किया कि उसको वो अलग से शरीर दे देंगे। और ये जो सारा प्रोसीजर था, ये जो सारी वो पूजा कर रहे थे, इसका मेन मोटिव यही था कि स्मिता के शरीर से ये जो सोल है वो निकल के इस शरीर में चली जाए। और अल्टीमेटली ऐसा हुआ भी। ये जो बूढ़ी औरत की उसकी आत्मा थी या फिर कहीं भूत था, डायन थी, जो कुछ भी था वो निकल के इस शरीर में चलेगी। जिसके बाद उन्होंने इस शरीर को डोरियों से बांध दिया कुछ पूजा करके, सो दैट ये जो आत्मा थी ये उसके शरीर से निकल ना सके। और उसके बाद पूरे प्रोसीजर के तहत उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया। और देव और स्मिता की माँ खुद भी ये सब कुछ होते हुए देख रहे थे। जैसे उन्होंने उस बॉडी को जलाना शुरू किया जिसमें उस बूढ़ी औरत की प्रेत आत्मा थी, वो जलाते जलाते भी ऐसा लग रहा था कि उस शरीर में से आवाजें निकल रही हैं, कोई चीख रहा है, कोई बूढ़ी औरत चीख रही है। और शायद उसी के बाद उस बूढ़ी औरत की आत्मा को उन्होंने मुक्ति दी, जिस वजह से स्मिता काफ़ी बेटर फील करने लग पड़ी। लेकिन इसके बाद भी चीज़ें पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हुई थी। उन्होंने स्मिता को वहीं पे बैठा के थोड़ी देर उसका शुद्धिकरण किया। तो उसके बाद उन्होंने वहीं पे हरिद्वार में गंगा जी में ही उसकी डुबकी लगवाई, जिसके बाद वो स्मिता को वापस से घर ले गए। खैर उसके बाद स्मिता ठीक रही और आज देव और स्मिता दोनों की शादी भी हो चुकी है। दोनों काफ़ी अच्छे से एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे हैं। लेकिन इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बताती हैं कि जिन चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज ना हो या फिर जिन चीज़ों के बारे में हमने सुना ना हो, देखा ना हो, तो उन चीज़ों को ऐसे टच नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ अजीब दिख रहा है अपने सराउंडिंग तो उसको एज इट इज़ ही रहने दें, उससे जितना दूरी बना के रख सके बनाएं। आपके लिए शायद यही बेटर होगा। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ हुआ हो, लेकिन आपके साथ, आपके रिलेटिव या फिर आपके किसी नोन के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पे नरेट करूं, लोगों तक पहुंचाऊं, सो दैट लोग कुछ सीखें, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।